ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों का जो दो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है कि कैसे 1 से 10 तक की संख्याओं, सम संख्याओं को या फिर कैसे विषम संख्याओं को प्रिंट करते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं कि कैसे हम लोग सम को प्रिंट करते हैं, कैसे हम विषम को प्रिंट करते हैं। और अगली चीज है कि सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे करनी है। सर्चिंग सॉर्टिंग को हम लोग स्टडी करते समय दो एस्पेक्ट ध्यान रखेंगे, दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, कक्षा 10 के अनुसार भी और कक्षा 12 के अनुसार। कक्षा 12 में बहुत अधिक नहीं है, कक्षा 10 में अधिक है, तो कोशिश यह रहेगी कि दोनों का मिक्सचर लेके चलेंगे। तो आइए इसी के साथ आपकी क्लास शुरू होती है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम जसवीर रिप्रेजेंटिंग क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, कंप्यूटर साइंस 10 and as well as 12. So by any number, okay beta, then how we can identify any number, it is a odd number or even number. तो कैसे हम लोग किसी संख्या को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। दो तरीके हैं, जिसमें से अगर हम एक को जान लेंगे तो दूसरा स्वयं पता लग जाएगा। जैसे हम ये कहेंगे इफ एनी नंबर, अगर कोई संख्या, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ एनी नंबर is divisible by 2, that is called as odd number. And second thing is, sorry, that is called as even number. Second thing is odd number. जब कोई भी संख्या 2 से कट जाती है तो इस पहली चीज को हम कह सकते हैं कि ये सम है, तो तुरंत ही दूसरा हमें नॉलेज मिल जाता है कि संख्या जो 2 से ना कटे वो विषम। तो आप किसी एक बात को समझ सकते हैं, किसी एक पॉइंट को पकड़ करके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जब कोई संख्या या अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और उसका शेषफल 0 के बराबर आता है, तब हम उसे कहते हैं कि यह संख्या सम है। अगर ऐसा नहीं होता है तब उसे कहते हैं कि ये क्या है, विषम। आइए देखिए कैसे। जैसे ये 4 है, हम चूंकि बहुत दिन तक पढ़ चुके हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, एक बार देख लिया जाए कितने कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। अभिलेश मौर्य जी, गुड आफ्टरनून। अभिषेक कुमार, अखिलेश, आस्था, दीक्षा राज, गरिमा, कल्पना, मोटो ई7 पावर पास, निकिता वर्मा, रेडमी नोट, रोली, शिखा, श्रद्धा, विभा, शैलेश, विभांशी, प्रजापति, सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तब हम लोग बचपन में ये देख चुके हैं कि कोई भी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होती है तो 2 दूनी 4 और कटने के बाद उसका शेषफल 0 आता है। अब इस चीज को पढ़ने के लिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक, शेषफल। और कंप्यूटर जैसे विषय में शेषफल को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हम लोग परसेंट से व्यक्त करते हैं, किससे? प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर 4 को 2 से विभाजित करो और उसका शेषफल 0 के बराबर आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इवन नंबर। तो क्या है? इवन नंबर। ठीक, अब अगर 5 को 2 से विभाजित करो और उसका शेषफल अगर 0 के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, इवन नंबर। अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि वो क्या है, ऑड नंबर। ठीक, तो आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये जो है ये सिंबल बताता है होना ही चाहिए, बराबर होना ही चाहिए, और ये बताता है बराबर नहीं। तो दो चीजें हमको ध्यान में रखनी। पहला, ये शेषफल और भाग करा करके इसका मान प्राप्त करना, शेषफल है, मॉड्यूलस इसे कहेंगे। और दूसरी चीज ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब है कि जो भी मान प्राप्त हो वो मान 0 के बराबर होना ही चाहिए, और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है बराबर नहीं, बराबर नहीं। ओके, अब इसके बाद
अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो आप अपने माइक ओपन कर लें और पूछ लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। एनीवन हैव अ प्रॉब्लम? टेल मी नाउ प्लीज। I must be try to solve your problem, so please share with me. On behalf of that, I try to solve your problem. सिंपल सी बातें हैं, हमें ये देखना है कि भाग हो कैसे रहा है, जो भी भाग होने के बाद जो बच रहा है वो शेषफल अगर 0 के बराबर हो जाता है तब तो वो क्या है? इवन है। नहीं हो रहा है तो वो क्या है? ऑड है। अब जैसे 5 को ही भाग करके देखो तो 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, तब इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 1 बराबर नहीं है 0 के, तब हम कहेंगे कि जब बराबर नहीं है तो जो संख्या हम भाग दे रहे थे वो क्या है? एक ऑड नंबर है, अर्थात एक विषम नंबर, विषम संख्या है। आइए तो प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं। सम और विषम की प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं। तो जब इंसान की तरह हम लोग जब कोई प्रोग्राम डिजाइन करने लगते हैं, ये सोचते हैं कि ये मशीन भी, ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे बताएगी, तो हमको बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, मतलब एल्गोरिथम के थ्रू चलना होता है। कैसे? जरा सोचते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जो मैं कहने वाला हूं बताओ सम है या विषम है, तो सबसे पहले आप बड़े ध्यान से उसको सुनोगे। तो सुनोगे अर्थात इनपुट लोगे, ठीक? तो इनपुट लोगे अर्थात INT int n, मतलब भाई कोई संख्या तो मुझे बताओ, उस संख्या तो मुझे बताओ। अब उसने संख्या मान लो बता दी, उससे पहले भी मुझको मालूम होना चाहिए संख्या होती क्या है। तो हम मान के चलते हैं कि जो सम विषम बताने वाला बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसको संख्या का ज्ञान होगा, इसलिए इंट अंकों का ज्ञान कंपाइलर को पहले से ही होता है, इसलिए इंट n पहले मान दिया गया। अब इनपुट लेने के लिए तो लगाएंगे SCANF, स्कैनफ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे %d, %n, अर्थात जो भी आप इनपुट कराओ उस मान को ले जाओ n के बराबर सेट कर दो। जो भी इनपुट कराओ उस मान को क्या करो? ले जाओ किसी के बराबर सेट कर दो, फिक्स कर दो, फिल कर दो। अब उसके बाद जब भी हमें जांच करनी होती है, शर्तों की जांच करनी होती है, तुलना करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं इफ और एल्स का। जैसे कहा गया इसने मुझे 4 बताया है, अब यदि 4 2 से कट जाता है तब तो ये सम है, नहीं कटता है तो विषम है। तो आपने यदि लगाया, सोचा, तुलना की, तो जब भी यदि वाली बात आती है तो वहां पे आ जाता है इफ स्टेटमेंट। यदि हमने 4 लिखा था, 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अब 4 फिक्स थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है, तो ये 4 ना होके यहाँ पर n हो जाएगा कि अगर कोई भी सेट हुआ n का मान अगर डिवाइड हो जाता है तो मैं प्रिंट करके ये कह सकता हूं या कह सकती हूं कि जो भी आया है वो क्या है? n है। जो भी हुआ है वो क्या है? इवन है। अब यहां पे दी हुई शर्त जब सत्य होती है, इफ की दी हुई कंडीशन अगर ट्रू होती है, ऑन बिहाफ उसके आधार पर ही उसके स्टेटमेंट्स रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। अगर इफ की दी हुई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो एक और तरीका है, एक और विधि है जिससे हम ऑड भी निकाल सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो ऑड निकालने के लिए हम लिखते हैं else और यहाँ लिख देते हैं printf और लिख देते हैं ODD ऑड।
अब ये तब तक चलेगा जब जब ये कंडीशन सत्य होगी और ये प्रिंट करेगा क्या, इवन। और जब जब ये कंडीशन सत्य नहीं होगी अर्थात सम नहीं होगा तब एल्स चलेगा और प्रिंट करेगा क्या, ऑड। बोलिए क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, ओके बेटा, सब लोग बोला करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Okay, sir. ओके, तो ये था फाउंडेशन। फाउंडेशन बोले तो आधार था इस चीज को समझने के लिए। अभी हम इस पर नहीं पहुंचे हैं, हमारा मेन फोकस था कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानना, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानना। तो जरा आप बता दें कि क्या आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आया. Yes, sir. आ गया। आ गया है? Yes, sir. तो आपने Yes, sir. 90% प्रॉब्लम Yes, sir. आपने 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब यहां पर फॉर लूप हेल्प कर देगा, कैसे? देखिए यहां पर अगर ये फॉर है, आई कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं को चेक करना, तो 1 से चलाना शुरू कर दो। कब तक चलाओ? जब तक ये 10 के या तो बराबर रहे या तो 10 से कम रहे। अब जब जब आई का मान 1 रहेगा, सॉरी, जब जब आई का मान जो भी रहे उसी को यहां जांच करवाते जाओ। अगर आई कट जाता हो 2 से, आई कट जाता हो 2 से, तब इसी को क्या करा दो, प्रिंट करा दो। क्या करा दो? प्रिंट करा दो। क्या करा दीजिए? प्रिंट करा दीजिए। बोलिए। Yes, sir. आया या नहीं आया बेटा? आ गया सर। Yes, sir. आया. सिंपल है ना? तो चाहता तो मैं ये पूरा बता सकता था, लेकिन कारण सही चल रहे हैं। पहले सम विषम संख्या निकालना जान जाओ, समझना जान जाओ। यहाँ से हमने वो चीज समझी कि सम और विषम कैसे समझना। फिर उसने कहा कि 1 से 10, या तो हम बारी बारी से इसको उतनी बार लिखते जाएं, 10 बार लिखते जाएं, या तो आई का मान एक बार चलेगा, फिर 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता रहेगा। और उस बार बार बदलने वाले मान को हम यहाँ पे बार बार चेक करवा देते हैं। बार बार चेक करवा करके, एक सम है, नहीं है, हटाओ इसको, ये नहीं प्रिंट होगा। 2 सम है, कट रहा है, प्रिंट करो इसको, 2 प्रिंट हो गया। फिर 3 आया, 3 आया होगा, इसकी वजह से 3 यहाँ पहुंचा होगा, 3 को 2 से काटा गया, 0 हुआ, नहीं हुआ, हटाओ इसको। 4 आया, फिर 4 को काटा गया 2 से, शेषफल 0 हुआ, प्रिंट करो इसको। फिर अगली बार 10 10 की वजह से 5 आया, फिर 5 को काटा गया इससे 2 से, शेषफल कितना आया? 1 आया, 0 के बराबर नहीं है, हटाओ इसको। ऐसे चलते चलते लास्ट में पहुंचे 10 पर। तो 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद 11 हुआ, और 11 होते ही यहाँ पर दी हुई कंडीशन, दी हुई शर्त असत्य हो गई। तो इस लूप का चलना भी बंद हो गया। लूप का चलना बंद हुआ तो लूप के अंदर के रखी हुई चीजें, रखी हुई बॉडीज या उसकी बॉडी भी चलना बंद हो गई, और ये इफ भी चलना बंद हो गया। तो इस प्रकार ये आपका प्रोग्राम 1 से 10 तक के सम संख्या को प्रिंट करता है। विषम करवाने का एक तरीका है, आप यहाँ पर लगा दीजिए डज नॉट, जिससे कि ये 2 3 4 6 8 10 नहीं देगा, बल्कि देगा विषम संख्या 5 7 9। जी, मेरा पहला टॉपिक समाप्त हो चुका है। यदि आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ऐसे ही 100 अंकों तक भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही 100 तक। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। किसने पूछा था? अखिलेश ने? सर विभा। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी चीज पूछी कि हाँ सर क्या 100 तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा मुझे ये बताइए कहां से कहां तक चलाएं इसको? 1 से 100 i लेस देन इक्वल 100 हो एक से जाएगा। ले
बिल्कुल बिल्कुल राकेश, सही है। अनुभव जी, विभा जी सही कह रहे हैं कि यहीं पे हमको परिवर्तन करना होगा, बाकी ये 1 से लेकर के 100 तक की सारी सम संख्याओं को प्रिंट कर देगा। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जंप करें प्रोग्रामिंग वाले सॉफ्टवेयर को। यस सर, जंप करिए। यस सर। ओके, तो लेट्स हैव अ स्टार्ट प्रोग्रामिंग। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी स्क्रीन पे जूम वगैरह कुछ ना करें। अगर आपको जूम करना तो अभी कर लें, बाद में करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर लिखने लगते हैं। तो हमको इसके लिए चाहिए क्या क्या? अच्छा, यहाँ पे हमारे बीच में 18 बच्चे जुड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं है, तो जरा हमें ये बता दें कि क्या समझ में आता है? यस सर। यस सर। यस सर। सर अच्छा समझ में आता है। बेटा समझ में आता है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं स्कैन करवाता हूँ, स्कैनएफ करवाता हूँ। स्कैन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझको कुछ तो चाहिए जिसके आधार। 1 मिनट, मैं 2 प्रोग्राम मिक्स करने लग गया था, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, सॉरी। हम लोग मेन प्रोग्राम को करने वाले थे। हम लोगों को 1 से 10 तक की सम संख्याओं को प्रिंट कराना है। तो आई मैं लूप चलवाने के लिए लिया हूं, फिर फॉर स्टार्ट करूंगा। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूं, i लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलेगा, और i प्लस प्लस होगा। और इसी में हम लोग इफ वाली कंडीशन लिख देते हैं कि अगर i कट जाता है तो सिंपल सा क्या करो, प्रिंट कर दो i की वैल्यू को, कि कौन कौन सी i की वैल्यू कट रही है। जो जो i की वैल्यू कट रही है वही वही सम संख्याएं हैं। वन टू 10 डॉट नहीं लगाएंगे। बेटा बातें नहीं प्लीज, माइक इसलिए नहीं खोला गया है कि आप बातें करें। तो देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर 2 4 6 8 10 आ गए हैं। यस सर। ओके, अब सर इसको लाइन से प्रिंट करा दीजिए, स्लैश n लगा दीजिए। आस्था सिंह आप जूम करना शुरू कर दिए, बेटा ऐसा कुछ ना करें। सर अगर आपको सीधी लाइन में एक चाहिए, बैकस्लैश n लगाएं और इसको रन करा दें, तो 2 4 6 8 10 एक चेंज होती लाइन में दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विषम संख्या आए तो केवल क्या करना है, इस इक्वल के स्थान पे डज नॉट लगाओ, ठीक, डज नॉट इक्वल टू, सेव करें, यस सर। कंपाइल और रन करें। 1 3 5 7 9 आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक के बीच की संख्याएं। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने कहा था कि सर 100 तक की संख्या करनी हो तब, तो 100 तक करके देख लेते हैं, लेकिन ये गारंटी कम है कि एक ही स्क्रीन में आ जाए। एक स्क्रीन में आना थोड़ा सा कम संभव है क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी होती है। तो देख रहे होंगे, ठीक,
हमको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो एक से लेकर के जितनी भी स्लैश टी लगा दीजिए। जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आपको 100 सम संख्याएं 1 से 100 के बीच की सम संख्याएं देखनी है तो केवल आप इक्वल लगा दें, सेव करें, कंपाइलर रन करा दें, तो आपको इस प्रकार 1 से 100 के बीच में सम संख्याएं दिखाई देंगी। सर अगर स्लैश टी लगा दें तो क्या होगा? स्लैश टी लगाओगे तो बेटा टेबल के रूप में, सारणी के रूप में दिखाई देंगी चीजें। देखिए सारणी के रूप में, अच्छा टेबल जानते होंगे, टेबल सारणी के रूप में आपको दिखाई, ठीक है। ये देख रहे हो 2 4 6 8 10 18 20 यस और फिर उसके बाद ऐसे टेबल के रूप में दिखाई दे रही है। टेबल माने पहाड़, टेबल माने सारणी के रूप में दिखाई। आपके प्रश्न बेटा, आपको कोई प्रश्न पूछना है? यस सर, प्रश्न पूछना है बोलिए सर। पहले नाम बोलिए। अनुभव मौर्य। जी बोलिए बेटा। सर हाँ, जो प्रोग्राम में जो तीसरी लाइन में इंट मेन क्यों लिखा गया है? इंट मेन जो है बेटा वो रिटर्न के लिए लिखा जाता है। अब जैसे अगर मैं समझाने की बात करूंगा तो देखिए जितने भी हम लिखते हैं वो मेमोरी में लिखते हैं। तो जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में सर सबकी माइक बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर एक प्रकार से जो इंट में लिखा गया है वो प्रोग्राम जो भी आउटपुट बनाता है, क्रिएट करता है, उसको फिर वापस करता है स्क्रीन पर दिखाने के लिए, ठीक। तो स्क्रीन पे वापस आने के लिए वहां पे आपको गेट स्केच लगा होता है जो उसको होल्ड करके रखता है और वो किसी मेन मुखिया फंक्शन को वापस करता है। अब जैसे प्रिंसिपल सर लोगों ने हम लोगों को काम दिया, सभी लोगों को काम दिया, तो सभी लोग अपने लेवल पे काम करते हैं। मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, विद्यार्थी पढ़ने का काम करते हैं, अपना वर्क पूरा करने का काम करते हैं, चपरासी लोग अपना काम करते हैं। लेकिन जब हमको देखना होगा कि काम हो रहा है या नहीं, तो एक मेन मुखिया होगा जिसको बुलाकर पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे मुखिया जैसे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बुलाकर हम चेक कर सकते हैं कि पूरी व्यवस्था, पूरी सारी लाइंस, पूरे सारे कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं। तो वैसे ही आपका इंट मेन एक प्रकार का मुख्य फंक्शन है जिसको सारे आउटपुट रिटर्न हो करके प्राप्त होते हैं और ये मेमोरी में खाली स्थान बनाता है। क्यों? क्योंकि उसी खाली स्थान में प्रोग्राम बनाना भी होता है और रन कराना भी होता है। और इंट लगता है, ये आपका देव C++ कोई ना कोई वैल्यू अवश्य एक्सेप्ट करता है और वो वैल्यू किसी न किसी अंक के रूप में अवश्य होनी चाहिए। अगर आप गेट स्पेस नहीं लगाते हो तब भी कंपाइलर कोई ना कोई वैल्यू उसको थ्रो कर देता है, जिससे कि मेन जो मेन फंक्शन है वो उस वैल्यू को कैच कर लेता है। टर्बो सी वहीं पर आप लोगों ने अगर यूज किया हो तो उसमें वॉइड लगता है जो कि बताता है कि ये एक रिक्त डेटा टाइप। यहाँ पे किसी भी प्रकार की वैल्यू सही या गलत अंक या अक्षर कराया जा सकता है। आप किसी का कोई क्वेश्चन? आप किसी का कोई क्वेश्चन? सर्चिंग क्या है? सर्चिंग को समझने के लिए सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है। सर्चिंग को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, सर्चिंग का जो हिंदी में एक छोटे से शब्द में अर्थ निकलता है वो अर्थ होता है ढूंढना
या फिर खोजना। अब ढूंढने और खोजने की क्रिया कहां कहां हो सकती है? जैसे मान लीजिए ये आपकी एक अलमारी है, और इसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और उन किताबों के कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो आपको कहा जाए कि मुझे इसमें हिंदी की किताब खोजिए, ठीक? तो आप कैसे कहेंगे कि मैं खोजूं कहां पर, मैं इस हिंदी की किताब को खोजूं कहां पर? तो सामने वाला कहेगा कि आपके पास या आपके विद्यालय में या आप कहीं पर ऐसी एक अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी में हिंदी की किताब है। तो हमारे पास उपस्थित क्या है? पहले से एक उपस्थित है, क्या? अलमारी उपस्थित है, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं कि एक अलमारी उपस्थित है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हमको पहले से उपस्थित मिलेंगी। हमारे पास कोई ना कोई पहले से उपस्थित कलेक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, जिसे हम लोग संग्रह बोल सकते हैं, जिसे हम लोग संग्रह बोल सकते हैं। तो हमारे पास पहले से कोई संग्रह अवश्य होना चाहिए जिसमें हम खोजते हैं। तो खोजना एक प्रकार की क्या हो गई? क्रिया हो गई, एक संग्रह। अगर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में आ जाएं तो संग्रह अर्थात स्टोरेज या कलेक्शन हमको कहां देखने को मिला? एरे में देखने को मिला। एरे में भी कहा किस रूप में देखने को मिला? सारणी के रूप में देखने को मिला, ठीक। तब हम वह क्रिया जिसमें किसी तत्व को कहां खोज रहे हैं? सारणी में। अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा किसी तत्व को किसी सारणी में खोजा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्चिंग कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा किसी तत्व को सारणी या संग्रह या ग्रुप ऑफ कलेक्शन में सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, उसी को हम लोग सर्चिंग कहते हैं। अब सर्चिंग की क्रिया आसान है या कठिन है? सर्चिंग की क्रिया आसान भी है और कठिन भी है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और इजी भी है। इजी कब है? जब हम खोजने जाएं और वो तत्व बड़ा जल्दी ही मिल जाए, तब उसमें लगने वाला जो समय था वो बहुत कम। अर्थात सर्चिंग किन किन बातों पर निर्भर करती है? सर्चिंग को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई ना कोई सारणी होगी और हम तत्व को क्या करेंगे? खोजेंगे। कहां खोजेंगे? उस सारणी में खोजेंगे, ठीक, उस सारणी में खोजेंगे। अब किसी तत्व को खोजने में समय लगेगा, किसी तत्व को सारणी में खोजने पर क्या लगेगा? समय लगेगा। अब ये समय दो प्रकार से, या तो कम लग सकता है या तो ज्यादा लग सकता है। तो सर्चिंग अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। कोई सर्चिंग ना अच्छी है ना कोई खराब है। ये किस आधार पर हम लोग तय करते हैं? ये तय करते हैं उसमें लगने वाले समय पे। कैसे हमने जाना? कुछ मोबाइल में हम सर्च करते हैं, कुछ कंप्यूटर में सर्च करते हैं, तो चीजें बड़ी ही तेजी से मिल जाती हैं और कुछ में टाइम लगता है। तो इसमें जो मेन संभावना है वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। 90% चांस है कि उस मोबाइल का हार्डवेयर वाला इशू होगा और 10% चांस है कि उसमें सॉफ्टवेयर वाला इशू होगा। तो जो हम बातें कर रहे हैं वो बात करेंगे इस सॉफ्टवेयर वाले पे, ठीक। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो उसमें सर्चिंग की क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है कि किसी तत्व को सारणी में खोजते समय कम लगे, ठीक, खोजते समय कम लगे। तो अभी के लिए आपके यहाँ सर्चिंग में इतना ही है। समय को काउंट कैसे करते हैं ये भी बता दिया जाएगा आपको, टाइम बाउंड बता दिया जाएगा। अगला है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है? जब हम किसी सारणी में किसी समूह में तत्वों को रख रहे हैं, किसी सारणी में या किसी समूह में तत्वों को रख रहे हैं, तो रखते कैसे?
रखें कैसे? ठीक से रखें या फिर ठीक न रखें? मतलब ऑर्गेनाइज्ड रखें या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रखें? ऑर्गेनाइज का मतलब है व्यवस्थित रखें या फिर व्यवस्थित न रखें। तो हम रखेंगे किसको? तत्वों को रखेंगे, अर्थात कहां रखेंगे? सारणी में रखेंगे। कहां रखेंगे? सारणी में रखेंगे। जब तत्वों को किसी सारणी में व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, जब किसी तत्व को सारणी में व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे सुबह सुबह हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो बहुत बच्चों को कह दिया जाता है जाओ ग्रुप में जाओ, लाइन बनाओ, सारणी बनाओ। तो सारणी बनाते हैं, तो सारणी बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि छोटा वाला क्या रहे, आगे रहे, तो उससे बड़ा उसके पीछे, फिर एकदम जो सबसे लंबू टाइप का होगा, लंबा टाइप का होगा बेचारा, वो सबसे पीछे चला जाएगा, तो सबसे छोटा टाइप का होगा बेचारा आगे आ जाएगा। तो ये क्या है? व्यवस्थित क्रम है। तो किसी तत्व को सारणी में व्यवस्थित क्रम से रखना ही सॉर्टिंग कहलाती है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हम सारणी में तत्वों को रखें, चलो हम तो तैयार है रखने के लिए, रखेंगे भाई, रखें कैसे? यही तो बात है, रखें कैसे? सबसे छोटे को आगे रखें कि सबसे बड़े को आगे रखें? तो दो ही व्यवस्थित क्रम पाए जाते हैं, या तो घटते क्रम में या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, जिसे हम लोग कहते हैं अवरोही और दूसरे को कहते हैं आरोही। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसी को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि सर्चिंग सॉर्टिंग है क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्चिंग अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें किसी तत्व को सारणी में खोजते हैं, और जब किसी तत्व को सारणी में खोजते हैं तो उसी क्रिया को सर्चिंग कहते हैं। कोई भी सर्चिंग ना तो बहुत अच्छी है ना तो बहुत खराब है। सर्चिंग को अच्छा या खराब किस आधार पर हम लोग तय करते हैं? उसमें लगने वाले समय, ठीक, वो समय टाइम बाउंड हम आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉगरिथमिक वैल्यू है। अब सॉर्टिंग का मतलब है कि तत्व को हम रख रहे हैं, इसमें रखे को खोज रहे हैं, सर्च में रखे को खोज रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। तो किसी सारणी में तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही कहलाता है क्या? सॉर्टिंग। कितने प्रकार से रख सकते हैं? या तो बड़े को या तो छोटे को। एक टाइम पे 20 थे, 21 थे, तो क्या कह रहा था जी, एक टाइम पे हम या तो घटते क्रम में रख सकते हैं जिसे हम अवरोही या डिसेंडिंग बोलेंगे, या तो दूसरे रूप में हम लोग उसको बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं आरोही, या उसको हम असेंडिंग बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, माइक ऑन है। सर सारणी मतलब? सारणी अगर कोई ध्यान से देखा होगा तो सारणी एक प्रकार से यहाँ एरे, सारणी मतलब एक प्रकार से स्टोरेज, मतलब संग्रह, ठीक। और कुछ, और किसी कोई प्रश्न बेटा? नो सर। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास इसी के बाद कंटिन्यू होगी। हैव अ गुड डे।